नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल डिवाइन यूट्यूब चैनल के एक नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पाइल फाउंडेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने सैलो फाउंडेशन डिस्कस किया था। तो सैलो फाउंडेशन में क्या होता था, हम क्लासिफिकेशन जब देखते थे तो हम देखते थे कि टर्जेगी ने कहा कि DF/B रेशियो लेस देन आर इक्वल टू 1 पे सैलो फाउंडेशन होगा और DF/B ग्रेटर देन 1 पे डीप फाउंडेशन होगा। और स्कैम्पटन ने उसी पे दिया कि DF/B लेस देन आर इक्वल टू 2.5 पे सैलो होगा और DF/B ग्रेटर देन 2.5 पे डीप फाउंडेशन होगा। पाइल फाउंडेशन एक तरह की डीप फाउंडेशन है जिसको हम स्टडी करेंगे आज। तो पाइल फाउंडेशन में कुछ कुछ थ्योरी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा पूछी नहीं जाती, वो जो इंपॉर्टेंट उसके क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो जो आने वाली चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, जो कि बहुत पूछा जाता है, मतलब कि क्या फार्मूले हैं, क्या है, कैसे है। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो होता है वो होता है QEP इक्वल टू होता है QEB प्लस QSF, यानी कि एंड बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या होगा, कोई पाइल होगा तो पाइल में जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है दो तरह से आता है। एक होता है उसके एंड बेयरिंग, यदि किसी वो हार्ड स्ट्रेटम पे यदि वो रेस्ट कर रहा है तो एंड बेयरिंग एंड से कुछ रेसिस्टेंस आ रहा होगा, मतलब वो जब एंड से मतलब नीचे की साइड से बेस एरिया पे उसके कुछ रेसिस्टेंस लग रहा होगा, वो रेसिस्टेंस एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस होगा। और जब आप ऊपर से लोडिंग अप्लाई हो रही है तो नीचे से क्या होगा, जो साइड में उसका क्या होगा, स्किन फ्रिक्शन जो रहेगा, क्योंकि क्या है इस समय सफिशिएंट लेंथ है। पाइल जो होता है डीप फाउंडेशन होता है तो इसमें सफिशिएंट लेंथ होती है, इतना लेंथ होता है कि ये स्किन फ्रिक्शन एक तुम्हारा कंसिडरेबल अमाउंट में होता है। तो क्या होगा, साइड से स्किन फ्रिक्शन लगेगा, तो ये दोनों कंपोनेंट जुड़ के आपकी टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी आप पाइल बनाते हैं। यानी कि टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो होगा QEP इक्वल टू वो होगा एंड बेयरिंग कैपेसिटी और स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी दोनों का सम होगा। यानी QEP इक्वल टू होता है QEB प्लस QSF। अब अलाउेबल लोड या सेफ लोड क्या होगा, अलाउेबल लोड या सेफ लोड क्या होगा कि आप अल्टीमेट वाले को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 2.5 to 3। अब और क्या चीज़ होती है, एक होता है साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट होता है। तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट जो आपका होता है वो एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेसिस्टेंस को सेपरेटली देता है। तो एक सिंपल वन लाइनर है, आपको ऐसे याद कर लेना। इसका आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं याद करना कैसे होता क्या होता, ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये याद करना कि भाई साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट जो है वो आपको एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेसिस्टेंस को सेपरेटली दे देता है। अच्छा, एक चीज़ ये होती थी कि जैसे हम एक नाम सुने होंगे सैंड ड्रेन का, कि सैंड ड्रेन कहीं कहीं यूज़ होता है। अब कई जगह आप इसको नाम सुनेंगे। तो सैंड ड्रेन यूज होता है, सैंड ड्रेन का दो पर्पज़ होता है, कहीं भी यूज हो रहा है। एक तो होता है कि भाई ये इसका परमेबिलिटी अच्छी होती है इसलिए ड्रेनेज भी अच्छा करता है, एक तो ड्रेनेज के पर्पज़ से यूज होता है। और एक तरह से ये सैंड ड्रेन यूज हो रहा है जैसे क्ले वगैरह सॉइल्स में, तो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एक तरह से कॉलम की तरह रिएक्ट करता है। एक कॉलम की तरह रिएक्ट करता है कि आप पाइल की तरह ड्रिवन कर लो और उसमें फिर सैंड भर दो, तो उससे क्या होगा, वो एक कॉलम सैंड कॉलम जो होगा एक कॉलम की तरह प्रॉपर कॉलम मतलब एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा लोड कैरिंग कॉलम की जगह, और वो लोड कैरी करेगा। यानी कि फिर उसकी वजह से जो होगा बेयरिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की वो बढ़ जाएगी। और इसकी आप जानते हैं क्या कहते हैं, इसकी परमेबिलिटी तो अच्छी होती है, तो ड्रेनेज में भी अच्छा काम करता है। इसलिए सैंड ड्रेनेज इसलिए भी यूज होता है टू इंक्रीज रेट ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन क्या था, यदि आपका परमेबिलिटी ज़्यादा थी तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी ज़्यादा था, यानी जल्दी कंसोलिडेट हो रहा था। तो सैंड ड्रेन इज यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं पाइल लोड कैपेसिटी आपकी जो होती है उसके मेथड क्या है निकालने के। तो मेथड में उसके 2 मेथड है, एक है स्टैटिकल या एनालिटिकल मेथड है और दूसरा आपका है डायनेमिक मेथड है। तो पहले हम देखते हैं स्टैटिकल एनालिटिकल मेथड का फार्मूला क्या है। स्टैटिकल या एनालिटिकल मेथड में QEP इक्वल टू जो होता है वो होता है एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेसिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं ब्रेक करके लिख दो। तो करना क्या, QEP इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB इंटू AB प्लस QS इंटू AS। तो QEB जो है वही QB इंटू AB हो गया, QSF जो कैपिटल QSF जो था वही QS इंटू AS हो गया। तो QB क्या है, यूनिट बेस रेसिस्टेंस, QS क्या है, यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेसिस्टेंस, AB है आपका यूनिट मतलब है कि यूनिट एरिया पे जो रेसिस्टेंस लग रहा है, यानी इसके साथ एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। तो AB क्या है, बेस एरिया, जो कि सर्कुलर है तो पाई/4 d² ये तुम्हारा
स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। एस है आपका स्किन फ्रिक्शन एरिया या स्किन सरफेस एरिया, जो आपका यदि सर्कुलर है तो पाई डी एल होगा और स्क्वायर है तो 4b इंटू एल। अब इसको हम कर देते हैं कि भाई क्ले के लिए क्या होगा और सैंड के लिए क्या होगा, इस फार्मूले को हम फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्ले के लिए होता है, क्ले के लिए तुम्हारा क्यू वी इक्वल टू हो जाएगा 9c हो जाएगा। जैसे आप उसमें भी देखे थे, आपने क्या था c इंटू एन सी था ना, आपने जब उसमें देखा था क्या स्कैम्पटन वाले में, स्कैम्पटन ने क्या दिया था, क्यू एन यू इक्वल टू सी एन सी दिया था, वही वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि अगला वाला टर्म जो है वो वाला लेस इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आती है, इसलिए हमने गामा डी एफ एन क्यू वाले को हमने हटा दिया है। तो हमने क्यू पी इक्वल टू क्या आ गया क्ले के लिए 9CAB प्लस अल्फ़ा सी बार इंटू ए एस, 9CAB प्लस अल्फ़ा सी बार ए एस। तो आपका सी है यूनिट कोहेजन एट बेस, ए बी आपका पता ही था, आपको बेस एरिया है, अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा आपका है जो क्या कहते हैं उसको, अल्फ़ा आपका वो है एडिशन फैक्टर, अल्फ़ा आपका एडिशन फैक्टर है, और सी बार आपका एवरेज कोहेजन अलोंग द साइड, एवरेज कोहेजन अलोंग द साइड, और ए एस आपका है स्किन सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्ले के लिए। क्ले के लिए होगा क्यू पी इक्वल टू 9CAB प्लस अल्फ़ा सी बार ए एस। सैंड के लिए होता है, सैंड में क्या होता था, सैंड में सी एन सी तो जीरो हो जाता, सी एन सी वाला टर्म, गामा डी एफ इंटू एन क्यू, और आपका क्या होता है, और डी एफ की जगह यहाँ पे एल लेंथ की पाई लेते हो, गामा एल एन क्यू हो जाएगा, और 0.5 बी गामा एन गामा जो था वो वाला टर्म यहाँ पे बहुत छोटा होता, तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो बचा क्या, गामा एल एन क्यू वाला ही बचा क्यू बी की जगह, तो वही वाला हमने लिख दिया क्यू पी इक्वल टू गामा एल एन क्यू ए बी प्लस हाफ के गामा एल टेन डेल्टा इंटू ए एस। गामा एल एन क्यू ए बी प्लस हाफ के गामा एल टेन डेल्टा इंटू ए एस। गामा तो आपका पता ही, गामा कौन सा, जो आपको जिस हिसाब से वाटर टेबल आ रहा है उस हिसाब से आप लिख लोगे, जैसे आपकी उसमें लिखते थे टर्जेगी वाले में। एल आपका लेंथ ऑफ पाइल है, एन क्यू तो आपका वही है कोफिशिएंट है, और के है आपका, के क्या है आपका ये है आपका वो वाला अर्थ प्रेशर वाला कोफिशिएंट है ये के, और आपका फिर से वही गामा एल है। डेल्टा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फ्रिक्शन एंगल है, फ्रिक्शन एंगल बिटवीन पाइल एंड सॉइल, और ए एस आपका स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, ए एस आपका स्किन सरफेस एरिया है। तो ये सारा हो गया क्यू एस। आप सैंड के लिए क्यू पी को एक बार दोबारा बोल लेते हैं फार्मूला, गामा एल एन क्यू ए बी प्लस हाफ के गामा एल टेन डेल्टा इंटू ए एस। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो स्टैटिकल एनालिटिकल मेथड हो गया। अब चलते हैं हम डायनेमिक मेथड पे। डायनेमिक मेथड में क्या है, डायनेमिक मेथड तुम्हारा होता है सूटेबल होता है सैंड के लिए। जैसे हमने उसमें भी एसपीटी वाले में भी कल डिस्कस किया था कि डायनेमिक मेथड्स जो होते हैं जिसमें मतलब हैमरिंग एक्शन जिसमें होता है, मतलब कि आप इम्पैक्ट लोडिंग जिस पे हो रही है, वो वाले क्या होते हैं, वो मीडियम टू डेंस सैंड के लिए ही सूटेबल होते हैं। क्योंकि लूज सैंड में क्या होता है, लिक्विफैक्शन हो जाता है, और क्ले के लिए करोगे कोहेसिव सॉइल के लिए तो रिमोल्डिंग हो जाती है यहाँ, इसलिए वहाँ उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। इसलिए डायनेमिक मेथड जो सूटेबल होते हैं सैंड और सैंड में भी ये मीडियम टू डेंस सैंड के लिए, मतलब तुम परफेक्टली कहो तो मीडियम टू डेंस सैंड के लिए सूटेबल होता है। अब इसमें भाई दो फार्मूले, एक है इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, एंड अदर इज हेली फार्मूला। इन इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला क्यू पी इक्वल टू WH अपॉन S प्लस सी, WH अपॉन S प्लस सी, वेयर W इज हैमर वेट इन किलो न्यूटन, S is set and set is penetration per blow in centimeter, S is set, and H is तुम्हारा height of fall in centimeter, height of hammer fall in centimeter, and C is constant which account for elastic compression of pile and soil। तो C वो कांस्टेंट है जो तुम्हारा इलास्टिक कंप्रेशन, पाइल और सॉइल के बीच में जो इलास्टिक कंप्रेशन होगा उसको अकाउंट करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए सी यूज होगा। अब सी की वैल्यू जो तुम्हारी होती है वो क्या होती है, सी की वैल्यू होती है तुम्हारा ड्रॉप हैमर है, ड्रॉप हैमर के लिए 2.5 सेंटीमीटर होती है, और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर या डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, यानी स्टीम हैमर, एक तो ड्रॉप हैमर का अलग कर लो, स्टीम हैमर का दोनों अलग है। तो ड्रॉप हैमर का हो गया 2.5 सेंटीमीटर और स्टीम हैमर में हो गया 0.25 सेंटीमीटर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ किया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 6, मतलब कि क्यू सेफ जो तुम्हारा होगा QP अपॉन 6। तो एक यही है इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला वाला, जहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 है। बाकी जगह जहाँ पे था
पूरे फाउंडेशन में 2.5 to 3 ही यूज हो रहा था। अब ये जो फार्मूला ऊपर वाला था ये आपका था ड्रॉप हैमर, ये QP इक्वल टू WH/S+C, ये आपका था ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए। और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा नहीं जाता। लेकिन डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में क्या करना है, आपको W की जगह W+AP हो जाएगा, मतलब जहाँ W था वहाँ W+AP हो जाएगा, इंटू वही है इंटू H/S+C, तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए हो जाएगा। A हो जाएगा तुम्हारा एरिया पिस्टन, P हो जाएगा स्टीम प्रेशर, ये एरिया पिस्टन, P स्टीम प्रेशर। तो ये भी हो गया। इसको वाले को ज़्यादा जोर मत दो, डबल एक्टिंग वाले को पहला वाला याद रखो जो पूछा कभी जाता है। अच्छा, सेट वाला जो है, सेट वैल्यू क्या है, सेट वैल्यू का ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर, सेट है पेनिट्रेशन पर ब्लो होता है, इसकी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 5 ब्लो फॉर डबल एक्टिंग फॉर ड्रॉप हैमर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 25 ब्लो फॉर स्टीम हैमर, मतलब ड्रॉप हैमर के लिए लास्ट 5 ब्लो का एवरेज होता है और स्टीम हैमर के लिए लास्ट 25 ब्लो का एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू जो कि होता है सेट के लिए। तो ये चीज़ आपका ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूले को, इसमें इतनी चीज़ें हैं जो कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूले में और कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हीली फार्मूला। हीली फार्मूले ने क्या किया, ही इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे देखो आप एफिशिएंसी ऑफ हैमर को कंसीडर नहीं कर रहे थे इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला में, और एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो को नहीं कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा ली थी। तो इन्होंने क्या कहा, भाई हम रियलिस्टिक टर्म लेते हैं, मतलब हम एफिशिएंसी ऑफ हैमर को भी अकाउंट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो को भी अकाउंट करेंगे, और फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को उसके हिसाब से देंगे। तो QP इक्वल टू यहाँ क्या, QP इक्वल टू है ηH इंटू ηB WH/S+C/2, वहाँ C था, यहाँ C/2 हो गया उसकी जगह, और बाहर पे ηH इंटू ηB मल्टीप्लाई होगा, यानी QP इक्वल टू ηH इंटू ηB ηH इंटू ηB इंटू WH/S+C/2। बाकी टर्म सेम ही है। C जो तुम्हारा आपका है यहाँ पे ये भी वही सेम कांस्टेंट है, बस यहाँ क्या है, ये इलास्टिक, वहाँ सिर्फ इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल और सॉइल को अकाउंट कर रहा था, यहाँ पे पाइल, सॉइल और पाइल कैप तीनों को अकाउंट करेगा। ηH है एफिशिएंसी ऑफ हैमर जो कि तुम्हारा ड्रॉप हैमर के लिए 1 होता है, और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए लगभग 0.8 के लगभग होता है, 0.8 के नहीं दिया तो 0.8 के लगभग आप मान सकते हो। और बाकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए 0.75 to 0.85, और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए होता है 0.7 to 0.8, मतलब 0.8 के टर्म में आप याद कर लो कि 0.8 लगभग होता है, थोड़ा सा इधर उधर आप कर लोगे। और आपका ड्रॉप हैमर के लिए 1 होता है। एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो का आराम से वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के टर्म में फार्मूला है, वो कहीं पूछता नहीं, तो आपको उसको फर्जी में वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं फील्ड मेथड में। तो फील्ड मेथड सब में थे, यहाँ भी फील्ड मेथड है। तो यहाँ पे क्या थे, हमने स्टैटिकल एनालिटिकल मेथड पढ़ लिया, डायनेमिक मेथड पढ़ लिया। ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड थे जो मैंने पहले बोले थे, 2 इंपॉर्टेंट मेथड ये थे। ये फील्ड मेथड उतना कहीं पूछता नहीं है, फील्ड मेथड उसके इंपॉर्टेंट थे शैलो फाउंडेशन वाले, लेकिन डीप फाउंडेशन वाले ऐसा कहीं पूछा नहीं गया है आज तक। तो फील्ड मेथड में क्या क्या है, पाइल लोड टेस्ट है, स्टैटिक या टच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, और SPT टेस्ट है, यही सब तीनों टेस्ट इसमें भी हैं। तो पाइल लोड टेस्ट में क्या होता है कि पाइल लोड टेस्ट में अब इसमें एक चीज़ होती वैसे जैसे शैलो फाउंडेशन की पाइल लोड टेस्ट थी, वैसे यहाँ भी पाइल लोड टेस्ट सेम ही हो रही है। जैसे वहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट था, वैसे यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट पाइल जो आपकी होती है वो आइडेंटिकल होती है वर्किंग पाइल से, मतलब जैसी वर्किंग पाइल आपकी होती है, जैसे मतलब आपको एक्चुअल में जैसे यूज़ करना पाइल, उसी तरह की पाइल पे टेस्ट भी होता है। इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, तो यार महंगा टेस्ट है। और IS कोड गाइडलाइन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि आप अलाउेबल लोड लोगे कि मतलब आप अलाउेबल लोड कितने पे लोगे, मतलब किस समय पे। जैसे आप पाइल लोड टेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, सेटलमेंट वगैरह आप नोट करते हो, तो देखोगे ना कितने पे लोगे। तो अलाउेबल लोड क्या होता है, ये तुम्हारा टोटल सेटलमेंट, आपका टोटल सेटलमेंट पाइल का 10% ऑफ डाया पाइल है। ये मैं जूम कर देता हूँ। तो IS कोड गाइडलाइन ये है कि अलाउेबल लोड आप कितना किस कंडीशन में कंसिडर करोगे। इफ़ टोटल सेटलमेंट इज 10% ऑफ डाया पाइल, देन यू विल कंसिडर allowable load equal to 50% of ultimate load. If total settlement is 12 mm, then you will consider allowable load as 2/3 of
2/3 of ultimate consolidation. If net plastic settlement is 6 mm, then you will consider allowable load equal to 2/3 of ultimate settlement. ये भी आपको रिमेंबर करना है, आपको याद रखना है अलाउबल लोड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला याद कर लेना। बाकी एसपीटी वाला पहले जैसा ही टेस्ट है, जैसे एसपीटी पे पहले था वैसे यहाँ भी है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आप फुटिंग पे या फाउंडेशन पे टेस्ट कर रहे थे सैलो पे, यहाँ पे आपका क्या है पाइल पे टेस्ट होगा। अब यहाँ एक होता है स्टैटिक या डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक या डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में आपको ऐसा याद नहीं करना कि कैसे क्या था, मतलब उसका मेथड क्या था, बस ये आप जान लो कि जो आपका जो वर्टेक्स एंगल जो कोन का होता है, वर्टेक्स एंगल वो 60 डिग्री होता है। वर्टेक्स एंगल जो कोन का होता है वो होता है 60 डिग्री होता है, और तुम्हारा कोन पेनिट्रेशन जो होता है सॉइल में करता है वो होता है 100 mm, यानी 100 mm कोन पेनिट्रेट करता है, 100 mm कोन पेनिट्रेट करता है, उसी को फिर तुम्हारा फिर वहीं से QC निकलता है, यानी यूनिट कोन पेनिट्रेशन ऑफ सॉइल, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, QC निकलता है ना, तो वही वाला तुम्हारा QC होता है। तो अब याद ये करना कि वर्टेक्स एंगल भैया 60 डिग्री था, और कोन पेनिट्रेट जो कर रहा है आपका सॉइल में वो 100 mm तक, ठीक है। वहाँ से फिर तुम्हारा QC आएगा। अब ये आपके ये चीज़ें हो गई पाइल, तो आपका क्या कहते हैं पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का तरीका हो गया। आपके फील्ड मेथड हो गए, डायनेमिक मेथड में 2 हो गए, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड फार्मूला और हिली फार्मूला, और आपका स्टैटिकल या एनालिटिकल मेथड हो गया। तो आपके ये हो गया पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के। अब आ जाओ आप, एक टर्म होता है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। व्हाट इज निगेटिव स्किन फ्रिक्शन? निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज दैट phenomena when surrounding surrounding the pile settles more than the pile. Then what happen when soil surrounding the piles settle more than the pile? Then friction of the soil act downward, and it will reduce load carrying capacity of the pile. It occur in loose sand and soft clay and occur at load lower than design load. इसका मतलब ये है कि आपका जब सॉइल जो पाइल के अराउंड जो सॉइल है वो ज़्यादा तेज़ी से सेटल करने लगता है, यानी अपने साथ ही लेके उसको जाने लगता है, तो क्या होगा, जो कि सॉइल को आपको निगेटिव मतलब उल्टी साइड में आपको उसके अपोजिट में देना था, अपोजिट में जो देना था आपको रेसिस्टेंस देना था, उसकी बजाय क्या होगा उसके साथ ही सेटल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसको मतलब ये निगेटिव कर रहा है, यानी कि उसको घटा रहा है, इसीलिए इसको निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ये डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, लेकिन लगना कहाँ चाहिए था, और नॉर्मल केस में कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन यहाँ क्या होगा फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए इसको निगेटिव फ्रिक्शन कह रहे हैं। और ये लोड कैरिंग कैपेसिटी को घटा देगा, तो उतने अमाउंट से जितना निगेटिव स्किन फ्रिक्शन लग रहा है उतने अमाउंट से लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। और अगर ये करता है लोड लोअर देन द डिजाइन लोड, और होता किस सैंड में, ये होता है लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले में। बाकी अब आ जाते हैं ये तो आपकी मेन चीज़ें हो गई। अब एक होता है अंडर रिम पाइल। अंडर रिम पाइल्स क्या होती हैं, जब आपकी सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसमें क्या होता है कि आपका सॉइलिंग ज़्यादा होता है और ज़्यादा वो एक्सपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम चेंज ज़्यादा होता है। तो जो एक्सपेंसिव सॉइल्स में होती हैं उसमें क्या होता है कि जब वाटर आता है तो वो स्वेल करती है, और स्वेल करेगी तो क्या होगा, एक अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा, तो क्या होगा वो ऊपर की तरफ ढकेलता है सॉइल को, समझ लो वो पाइल को। तो पाइल को ऊपर की तरफ ढकेलेगा तो हमें क्या करना है, पाइल को भाई तो वहीं रहना चाहिए, अपनी जगह पे रहना चाहिए कि भाई वहाँ से हिले ना। तो हम करते क्या हैं कि पाइल को सीधे एकदम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ना बना के हम नीचे क्या करते हैं, पाइल के एंड पे हम क्या करते हैं, पाइल के एंड को हम बल्ज कर देते हैं, यानी कि पाइल के एंड को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। एंड वाले का क्रॉस सेक्शन हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब एक बल्ब टाइप का वहाँ बना देते हैं, तो उसी को हम अंडर रिम पाइल बोलते हैं। अब अंडर रिम पाइल में जो नीचे का वो आपका बल्ब होता है, उसका डाया जो होता है, अब ये कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे कितना बल्ब डाया जो आपका बल्ब डाया रहेगा, साफ डाया का कितना रेशियो में रहेगा, स्पेसिंग कितनी रहेगी, या 2 बल्ब हैं तो, और फिर उसके क्या कहते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की क्या फार्मूला फिर कैसे चेंज होगा, वो चीज़ें हैं। तो डाया बल्ब अपॉन डाया ऑफ साफ्ट जो होता है वो होता है 2 to 3, डाया बल्ब अपॉन डाया ऑफ साफ्ट यानी BU अपॉन B, ये होगा 2 to 3। और यदि एक से ज़्यादा बल्ब है तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ बल्ब डाया। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बल्ब्स
should not be less than 1.5 times of bulb dia. And for single bulb QUP equal to 9C into pi by 4 BU square plus alpha C bar into pi VL, and for multi bulb QUP equal to 9C into pi by 4 BU square plus alpha 1 C1 bar pi VL1 plus alpha 2 into C2 bar pi BU into L2. आपको ये वाला चीज़ मल्टी बल्ब वाले को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको सिंगल बल्ब वाले को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जाहिर तौर पे ये पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। आप सब्जेक्टिव में जाएंगे तो फिर उस समय डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको क्या याद करना है, ये डाया ऑफ बल्ब अपॉन डाया ऑफ शाफ्ट का रेशियो कि 2:3 होता है, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बल्ब्स की ये शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ बल्ब डाया। और फिर ये यूज कहाँ पे होता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल में यूज होता है, प्रिवेंट करता है अपलिफ्ट प्रेशर को। इतना चीज़ याद करना था, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल्स में। ये वाला जो आपका जो साइड में लिखा है ये वाली चीज़ हम भी थोड़ी देर में बता देंगे। अब आ जाते हैं ग्रुप एक्शन पे। तो ग्रुप एक्शन क्या होता है कि जैसे बहुत सारी पाइल्स एक साथ लगी हैं, मतलब एक दूसरे के आसपास लगी हैं बहुत सारी पाइल। तो क्या होता है, एक पाइल कोई इंडिविजुअल पाइल है तो उसका क्या होता है, एक मतलब कुछ दूरी में उसका इन्फ्लुएंस होगा कि स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब आसपास सॉइल बहुत मतलब सॉइल में पाइल एक दूसरे के बहुत आसपास हैं तो क्या होंगे, उनके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा होगा। और जब एक इफेक्ट जब वो ओवरलैप करने लगता है तब हम बोलते हैं भाई ये ग्रुप एक्शन कर रहे हैं। तो ग्रुप एक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई ग्रुप एक्शन कब माना जाएगा कि ग्रुप एक्शन हो रहा है। तो उसके लिए होता है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मतलब कितना स्पेसिंग होनी चाहिए मिनिमम, कि हम फिर कहेंगे कि ग्रुप एक्शन हो रहा है। तो ग्रुप एक्शन के लिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर एंड बेरिंग पाइल्स होना चाहिए ग्रुप एक्शन के लिए, या एंड बेरिंग एक्शन पाइल्स के लिए, कि एंड बेरिंग एक्शन के लिए होना चाहिए 2.5D to 3D। डी आपका डाया पाइल है तो 2.5D to 3D जो होना चाहिए वो होना चाहिए एंड बेरिंग एक्शन के लिए, और 3D to 4D होना चाहिए फॉर फ्रिक्शन एक्शन के लिए। 3D to 4D आपका फ्रिक्शन के लिए और 2.5 to 3 आपका एंड बेरिंग एक्शन के लिए। मतलब इतना होना चाहिए आपका ग्रुप एक्शन अकर होने के लिए। अब ग्रुप एक्शन में आपका क्या होता है कि ग्रुप एक्शन में फार्मूले क्या बनते हैं। फार्मूले होता है QUG इक्वल टू QB इंटू ABG प्लस QS इंटू ASG। ABG है तुम्हारा बेस एरिया ऑफ ग्रुप और AS है स्किन फ्रिक्शन एरिया ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब ये होगा क्या, ABG और ASG कितना होगा, ये होगा मान लो M क्रॉस M का स्क्वायर ग्रुप है तो उसमें क्या होगा, ABG तुम्हारा होगा B स्क्वायर हो जाएगा, ABG इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब B मतलब यदि स्क्वायर है तो B इंटू B का है तो B स्क्वायर ABG तो सिंपल हो गया। अब ASG क्या होगा, ASG होगा तुम्हारा 4BL हो गया, 4B इंटू L। और B कितना होगा तो मान लो M पाइल्स हैं आपकी, M पाइल से कितनी स्पेसिंग बनेगी, M-1 गैप बनेंगे तो M-1 और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग S है तो M-1 इंटू S प्लस D, क्योंकि एक तरफ D/2 एक एंड पे, एक तरफ एंड पे D/2, दोनों मिला के D हो गया, तो यानी M-1 इंटू S प्लस D, ये हो जाएगा B हो जाएगा, ABG इक्वल टू B स्क्वायर और ASG इक्वल टू 4BL, ठीक है। तो इससे ये निकल जाएगा। M क्रॉस N था, M क्रॉस N का होता है, कोई रेक्टेंगुलर पाइल होता है तो उस हिसाब से उसका भी कर लेते आप। अब यहाँ पे α1 जो आपका एडिशन फैक्टर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एडिशन फैक्टर क्या होता है यहाँ पे जब ग्रुप एक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है, सॉइल का अपने बगल वाले सॉइल सही है तो सॉइल के साथ एडिशन फैक्टर 1 होगा, और आपका जो डेल्टा है डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि क्यूबी की जगह क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा सैंड है तो सैंड की जगह क्यूबी की जगह आएगा गामा LNQ, और ये तुम्हारा क्ले है तो उसके लिए जगह आएगा CNC, और QS की जगह आएगा ये तुम्हारा सैंड है तो हो जाएगा हाफ के गामा L tan डेल्टा, और ये तुम्हारा आपका क्ले है तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा C बार, यही तो आएगा। तो अब वही है कि भैया अल्फ़ा क्या होगा डेल्टा क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि अब सॉइल ही आ रहा है, सॉइल टू सॉइल है ना, क्योंकि अब ग्रुप एक्शन हो रहा है तो नेबरहुड में भी सॉइल रहेगी और
खुद भी वो सॉइल में ही रहेगा। अब क्यू सेफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू सेफ इक्वल टू होगा तुम्हारा, एक तो मान के चलेंगे कि भाई एक बार की मतलब ग्रुप एक्शन ना ही हो रहा हो, इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, और एक ग्रुप एक्शन जब हो रहा है, तो दोनों की कंडीशन में हम निकाल लेंगे सेफ क्या होगा और उसका मिनिमम ले लेंगे, यानी क्यू सेफ इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ क्यू जी अपॉन एफ और एन इंटू क्यू पी अपॉन एफ। तो क्यू पी क्या है, क्यू पी है इंडिविजुअल पाइल का जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी था, एन है नंबर ऑफ पाइल्स इन ग्रुप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ भी 2.5 to 3 ही है। और अब एक चीज़ हम देखते हैं भाई एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। अब ये ग्रुप एक्शन हो रहा है तो एफिशिएंसी जाहिर तौर पे तुम आइडियल केस में क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है। तो एफिशिएंसी होती कितनी, एफिशिएंसी होती है, फार्मूला इसका क्या होता है क्यू जी अपॉन एन इंटू क्यू पी। मतलब एक बार जब ग्रुप एक्शन हो रहा है अपॉन जब इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, क्यू जी अपॉन एन इंटू क्यू पी। या तो आप इससे निकाल सकते हो या तो फिर एक फार्मूला है कन्वर्स लेबार फार्मूला। कन्वर्स लेबार फार्मूला जो क्या है उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप पाइल इक्वल टू होता है 1 - 5 अपॉन 90, 1 - 5 अपॉन 90 ब्रैकेट में mn-1 प्लस nm-1 अपॉन mn इंटू 100। m होता है नंबर ऑफ रो, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, और फाई होता है आर्क टाइम वैल्यू। फाई आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्या है फाई, ये चीज़ फाई है, यहाँ देख सकते हो ये चीज़ फाई है। ये दो डायग्राम में दो पाइल्स बने हैं डी डाया के, और उसको ऊपर मिला दो, सेंटर टू सेंटर से जो ऊपर मिल रहा है वो मिला दो, ये एस हो जाएगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डी डाया है। अब एक एंड से लेके दूसरे के डाया का दूसरे एंड तक मिला दो, तो ये जो एंगल बन रहा है वो फाई है, यही आर्क टेन वैल्यू है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स डी बाई एस, tan इनवर्स डी बाई एस हो जाएगा। तो एक यहाँ से निकाल सकते हो आप, पहले ऊपर वाले फार्मूले से या कन्वर्स लेबार फार्मूले से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी निकल गई, उसके बाद आपको क्या बचेगा, एक टर्म आता है ग्रुप सेटलमेंट रेशियो। तो ग्रुप सेटलमेंट रेशियो आपका जो होता है वो होता है सेटलमेंट ऑफ ग्रुप अपॉन सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइल, सेटलमेंट ऑफ ग्रुप अपॉन सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइल। तो होता क्या है कि अब जब ग्रुप एक्शन हो रहा होता है तो जब स्ट्रेस सारे के ओवरलैप करते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है कि वो एक ग्रेटर डेप्थ तक ओवरलैप करते हैं, इसलिए जो आपका वो सेटलमेंट आता है, सेटलमेंट भी हमेशा जो होता है इंडिविजुअल की अपेक्षा ज़्यादा आता है। तो हमेशा ग्रुप का सेटलमेंट इंडिविजुअल की अपेक्षा ज़्यादा आएगा, तो ग्रुप सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ ग्रुप और सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइल। तो इसलिए ग्रुप सेटलमेंट रेशियो भी हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू 1 से 6 तक होती है। तो यदि तुम्हारा विड्थ ज़्यादा है, यदि विड्थ वी ज़्यादा है तो ग्रुप सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, जो कि होता है 4b + 2.7 अपॉन b + 3.6, 4b + 2.7 अपॉन b + 3.6 का होल स्क्वायर, ये होता। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ ये होता कि भाई मिनिमम कितना पाइल रिक्वायर्ड है ग्रुप एक्शन के लिए। तो मिनिमम पाइल जो रिक्वायर्ड होती हैं ग्रुप एक्शन के लिए वो होती हैं 3, और 3 वो भी कौन सी, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में हों, यानी कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में 3 पाइल, ट्रायंगुलर मतलब एक उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से हों, और तब वो क्या होगा, ग्रुप एक्शन होगा। तो मिनिमम पाइल रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप एक्शन 3। और ये तो हमने बता ही दिया कि स्ट्रेस जोन भाई ग्रेटर डेप्थ तक एक्सटेंड करेगा, इसलिए क्या होगा, हमेशा सेटलमेंट ऑफ ग्रुप सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पाइल से ज़्यादा रहेगा। और एक चीज़ जो अभी हमने कहा था कि बाद में बताएंगे, वो चीज़ ये देखते थे। 2 तरह की पाइल्स होती थी, एक होता था बोर्ड पाइल्स, एक होता है ड्रिवन पाइल्स। ड्रिवन पाइल मतलब जिनको हैमरिंग वगैरह से ड्राइव करके, मतलब उसको ठोक के हम क्या कहते हैं वहाँ पे ले जा रहे थे, सेट कर रहे थे उसको, वो हो जाती हैं ड्रिवन पाइल्स। और बोर्ड वाली क्या होती है, इनमें बोरिंग की जाती है, उसके बाद फिर सॉइल वहाँ पे पाइल फिर डाली जाती है बाद में, तो वो होती है तुम्हारी बोर्ड पाइल्स। जैसे तुम्हारी कंक्रीट वगैरह पाइल्स होती हैं वो बोर्ड पाइल्स होती हैं। तुम्हारी जो ये पाइल्स होती हैं, जैसे आपकी हो गई ये स्टील पाइल्स हो गई या वुडन पाइल्स हो गई, ये ड्रिवन पाइल्स में भी हो सकती हैं। तो बोर्ड पाइल्स का जो होता है, बोर्ड पाइल्स तो ड्रिवन पाइल्स में जब ड्रिवन कर रहे होते हैं तो साथ की बगल की जो सॉइल होती है, बगल की सॉइल वो भी हार्ड क्या कहते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो इसकी फ्रिक्शन रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो होता है ड्रिवन पाइल्स का जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है बोर्ड पाइल्स के अपेक्षा ज़्यादा आता है। तो इसलिए बोर्ड पाइल्स की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ड्रिवन पाइल्स के
हाफ ही होता है, मतलब QUP ऑफ बोर्ड फाइल्स इक्वल टू QUP ऑफ ड्रिवन फाइल बाई 2। अब QUP होगा क्या, मिनिमम ऑफ होगा, मिनिमम ऑफ होगा तुम्हारा क्या होगा, अच्छा जो वहाँ पे था तो वो होगा तुम्हारा 1 फाइल जो इंडिविजुअल फाइल और ग्रुप का जो मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। सेंड में तुम्हारा जो होता है, सेंड में तुम्हारा क्यू ग्रुप इक्वल टू होता है ग्रेटर देन n इंटू क्यू ऑफ इंडिविजुअल फाइल। इन क्लेम में क्यू ऑफ ग्रुप जो होता है, ग्रुप फाइल का होता है, ये लेस देन होता है n इंटू क्यू ऑफ सिंगल फाइल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि हमारा सारा डीप फाउंडेशन ऑफ वोटिंग ख़त्म हो गया। इससे बाहर SSC JEE UPPSC इन सब में और कहीं और कुछ आना नहीं है, इससे बाहर और चीज़ नहीं आएगी डीप फाउंडेशन में, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके आप क्वेश्चन वगैरह लगा लो कहीं से मिले, जैसे आपको ES मास्टर से मिल जाएगा, SSC JEE बुक में नहीं, गुप्ता एंड गुप्ता में मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। और SSC JEE के एग्ज़ाम भी अब टल गए हैं, अब SSC JEE के एग्ज़ाम कब होंगे, अक्टूबर में। तो अब सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो अब यदि आपने कहीं पहले से कुछ कोर कसर रह गई थी, थोड़ा सा मतलब कहीं आप लूज हो गए थे पढ़ाई वढ़ाई में, तो आप फिर से भैया अपना सीट बेल्ट कस लीजिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि भाई आगे का पता नहीं, ये वैकेंसी आपके सामने है तो इसको निकालिए। तो ठीक है भाई, लगिए मेहनत से और पढ़ाई करते रहिए भैया, कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू रहना ही सफलता की कुंजी है भाई। यदि आप कंटिन्यू रहोगे तो आप सफल रहोगे। आप कितना भी टैलेंटेड हो, यदि आप कंटिन्यूस एफर्ट नहीं करते हैं, आप में अपना डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको सफलता हो सकता है मुश्किल पड़े मिलना, या मिल भी जाए तो उतनी बड़ी ना मिले आपको, जो आप चाहते हैं वो ना मिले। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, बनाए रखिए और फिर देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।